नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल सेशन की। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एक साथ हम देखेंगे किस प्रकार से एग्जाम के लिहाज से आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर आपको आशीष क्लासेस इस तरह से नजर आता है। जब आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। क्यों डाउनलोड करें? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे अब मैं कहूँ कि नेक्स्ट बैच, जैसे B45 तो स्टार्ट हमने कर दिया है, अब नेक्स्ट बैच अगले 7 दिन बाद मीन्स अगले वेंसडे को स्टार्ट करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का। क्लोज टेस्ट पैराजंबल का कोर्स भी अभी आपको मिल रहा है, जो कि न्यूज़पेपर से क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको तैयार करके दिए जाते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के पैराजंबल क्लोज टेस्ट आपको मिलेंगे, तो ये आप बाई कर सकते हैं। फिर पिछले सालों के पेपर्स भी उपलब्ध हैं। CGL की बात करें, बैंक की बात करें, तो बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर हैं, तो एक बार आप ज़रूर से विजिट करें। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन 7 to 11। इसका जो टाइटल है आपको दे रखा है 7 to 11। इस टाइटल से ही समझ जाएं कि वास्तव में ये बात किसकी है। 7 to 11 का मतलब है G7 कंट्रीज हैं, और उन G7 कंट्रीज से अब G11 कंट्रीज का एक प्रस्ताव रखा गया है US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो इसको ऐसे ही पढ़ा जाए कि ये G7 जो देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, उसको बनाने का प्रस्ताव है G11। तो पहले कंट्रीज की संख्या कितनी थी? 7, और अब बनाने की कोशिश की जा रही है 11, मतलब 4 और देशों को शामिल करने पर विचार हो रहा है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो G7 कंट्रीज में सबसे पहले कनाडा, पहला दूसरा कैसे भी ले लीजिए, कनाडा। एक इसमें शामिल है UK, एक इसमें शामिल है US, इसके अलावा जापान शामिल है, इसमें इटली शामिल है, जर्मनी शामिल है, और फ्रांस भी इसमें है। तो इस तरह से 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है, ठीक है ना। इन 7 कंट्रीज के साथ में 4 और देशों को जोड़ने की चर्चा है, उस बारे में आज का आर्टिकल आधारित है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं। अब वो 4 कंट्रीज कौन सी होंगी वो आपको इसी स्लाइड में दे रखा है। 4 और कंट्रीज, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश और जोड़ने की बात की जा रही है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको विस्तार से, क्या इस आर्टिकल में खास है। देखिए, डिसमिसिंग द करंट कॉन्फ़िगरेशन of the group of 7 or G7 of the world's most developed nations as outdated। फिर कोमा है। देखो, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनका आपको ध्यान भी रखना होता है। ये ऐसा ही नहीं है कि फॉर्मेलिटी की गई, हर चीज़ का अपना महत्व है। तो यहाँ पे हमने रुका है, एक सेंटेंस, एक क्लोज पूरा किया है कि डिसमिसिंग से लेकर आउटडेटेड तक हो गया। इसके बाद में आगे बात की गई है, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप announced over the weekend that he would like to expand it to a G11 by adding India, Russia, South Korea and Australia। ठीक है, डिसमिसिंग का मतलब है डिसमिस करते हुए। डिसमिस करते हुए, डिसमिस समझते ही आप, तो इसको हिंदी में ना लेकर जाएं। जिन शब्दों का मीनिंग आपको पता होता है उनको आप हिंदी ट्रांसलेशन ना करें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। डिसमिसिंग द करंट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन एक प्रकार का आप कह सकते हो अरेंजमेंट होता है। कोई भी चीज़ किस तरीके से बनी है उसको बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। करंट का मतलब हो गया वर्तमान। अब करंट यहाँ पे हो गया है एडजेक्टिव। करंट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या है? कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नाउन है। तो करंट है एडजेक्टिव और कॉन्फ़िगरेशन है नाउन। और वैसे जो TION एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो जनरली क्या कहलाते हैं? उन्हें हम नाउन ही कहते हैं। जिन शब्दों के एंड में TION होता है उन्हें हम जनरली किस नाम से जानते हैं? नाउन के नाम से। तो ये कहता है कि डिसमिसिंग द करंट कॉन्फ़िगरेशन। डिसमिसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि डिसमिस करते हुए, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन हम जब कर रहे हैं तो इसका मीनिंग निकल रहा है ऐसा करते हुए। अब मान लीजिए कि ये डिसमिसिंग जो शब्द है इसको देखकर हमने कोई क्रिया लगाई होती यहाँ पे, अगर ये सब्जेक्ट बन जाता, तो ऐसे कंडीशन में जब कोई ING फॉर्म सब्जेक्ट बन जाती है तो आप उसे कहते हैं क्या? जेरेंड।
क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे। लेकिन जब ये आईएनजी रूप जो है सब्जेक्ट नहीं बनता है तो फिर दूसरी संभावना रह सकती है कि वो पार्टिसिपल हो और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है उसे हम थर्ड फॉर्म से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो आईएनजी में आएगा। तो कह रहा है वर्तमान जो एक संरचना है, वर्तमान जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिसमिस करते हुए, और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, ग्रुप ऑफ 7 G7 की बात कर रहा है। तो G7 देश हैं, कौन कौन से, ये वाले देश है ना। तो G7 देशों का वर्तमान जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिसमिस करते हुए द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशन, और ये G7 ग्रुप किसका है तो बता रखा है ऑफ का मतलब का, के या की रिलेट करने के लिए आता है। तो G7 कंट्रीज जो हैं वो विश्व के सबसे ज्यादा विकसित देशों का समूह है। वर्ल्ड के पहले याद रखिएगा द का प्रयोग करते हैं अगर हम उसी दुनिया की बात कर रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं, जो सभी देशों से मिलकर बना है, तो वर्ल्ड के पहले द आएगा। वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड, अब मोस्ट डेवलप्ड वैसे होने को तो सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं तो ये तो डिग्री सुपरलेटिव है, लेकिन द का प्रयोग क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे अपोस्ट्रोफे का प्रयोग है। जब अपोस्ट्रोफे या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे अपोस्ट्रोफे मतलब उसमें द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। दो में से एक ही चीज लगेगी, या तो आर्टिकल लगेगा और या फिर पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, दोनों साथ में नहीं आते हैं, इसी कारण से यहां पे द का प्रयोग नहीं है। तो कह रहा G7 किसका समूह है, विश्व के सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशंस का, मतलब विकसित देशों का। एज आउटडेटेड, और इसको क्या कहा है इसने, डिसमिस करते हुए वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वर्तमान में G7 जो एक ग्रुप है जिन जिन देशों से बना है, विश्व के सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्रों से बना है, उसको डिसमिस करते हुए और क्या कहते हुए कि ये तो आउटडेटेड हो गया है। अब आउटडेटेड के सिनोनिम्स हम चर्चा कर लेंगे। ये आउटडेटेड हो चुका है, इसका मतलब आज के संदर्भ में, आज की समय की आवश्यकता के अनुसार सही नहीं है। तो इसको ऐसा करते हुए आगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, तो यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया ओवर द वीकेंड। देखिए ओवर द वीकेंड है, ये कुछ वैसा ही मीनिंग देगा जैसा कि ड्यूरिंग द वीकेंड देता है। ओवर द वीकेंड का जो मीनिंग है वो वैसा ही होगा जैसा कि ड्यूरिंग द वीकेंड होता है। आप कह सकते हैं फ्राइडे इवनिंग से लेकर संडे इवनिंग तक का जो समय है उसे कहते हैं वीकेंड। तो उन्होंने वीकेंड पे ये अनाउंस किया दैट ही वुड लाइक टू, जितने भी आपको रेड कलर और अंडरलाइंड पार्ट नजर आ रहा है वो पार्ट क्या है, वो पार्ट सब्जेक्ट है। तो पहला सब्जेक्ट था ये यहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इसके लिए वर्ब थी अनाउंस्ड। फिर दूसरा सब्जेक्ट यहां पे आगे दे रखा है ही, जो कि प्रोनाउन है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इसके लिए आगे वर्ब दे रखी है वुड लाइक टू। उन्होंने कहा कि ही वुड लाइक टू एक्सपेंड इट टू G11। उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे, वह ये ही किसके लिए आ रहा है, खुद के लिए आ रहा है। जब आप इसको डायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे, ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। जब आप नरेशन पढ़ते हो तो उसमें पता लगता है कि ये ऐसा कहा होगा कि आई वुड लाइक टू एक्सपेंड इट टू G11, और आई को चेंज कर दिया इन्होंने किससे, ही से। अब आप कहेंगे कि सर विल नहीं होना चाहिए था क्या, वुड ही कैसे। तो ये वुड लाइक टू स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं ऐसा करना चाहूंगा, जो आपका इंटेंशन बताता है तो उसके लिए आप वुड लाइक टू यूज कर सकते हैं। इसमें प्रेजेंट पास्ट की कोई जरूरी नहीं है। मॉडल जो होता है ना उसकी थोड़ी कहानी अलग होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप उसको देखकर ऐसा जज कर लें कि ये पास्ट की ही बात कर रहा है। कई मॉडल्स ऐसे जैसे कुड है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, शुड है वो सजेशन बताने के लिए प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको इस तरीके से डील करें कि वो पास्ट में चला गया। तो आप जब इसको नरेशन को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच में, तब भी ये यहां पे विल लाइक टू ना होके वुड लाइक टू आ सकता है, ठीक है ना। बस फर्क इतना है कि यहां पे आई रहा होगा और इनडायरेक्ट में जब आया होगा तो इसको चेंज करा होगा फर्स्ट पर्सन को डोनाल्ड ट्रंप से, तो फिर ये ही बन गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा खैर अलग बातें हैं, फिलहाल तो इतना फोकस करें कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया वीकेंड पर कि वो चाहेंगे टू एक्सपेंड इट। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, एक्सटेंड करना, कि वो चाहेंगे किसका विस्तार करें। ये इट किसके लिए आ रहा है, G7 कंट्रीज के लिए आ रहा है। और कितना विस्तार चाहेंगे कि G7 से बनाना चाहते हैं G11, 4 देशों को और जोड़ना चाहते हैं। और कैसे करेंगे ये काम, ये ऐड करके करेंगे, ऐड करके, बाई एडिंग, बाई मतलब द्वारा, एडिंग ऐड करते हुए, जोड़ते हुए। और ये प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लग गया। और किन किन को जोड़ेंगे, तो ये एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश और फोर्थ कंट्री, इन चारों देशों को जोड़कर, ठीक है। भारत भी शामिल है तो इसलिए हमारा हित भी बनता है, हमारा भी इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी है।
अब मैं रिपीट कर देता हूं, दो क्लोज हैं, एक बार तो कहा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो G7 कंट्रीज को ये कहते हुए कि वर्तमान जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ G7 का जो संरचना है, इसका जो एक एग्जिस्टेंस है वो फिलहाल तो आउटडेटेड हो चुका है, ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इसको G11 में कन्वर्ट किया जाए। G11 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इन 4 देशों को जोड़कर। चलिए बात करते हैं कुछ और इसके अंदर कि कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट करेंगे आउटडेटेड का, आउटडेटेड जो शब्द है इसका सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं, आउटडेटेड के सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो आउटडेटेड के सिनोनिम्स आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसके सिनोनिम कर सकते हो एंटीक्वेटेड, सिनोनिम हो जाएगा एंटीक्वेटेड, एक बात। दूसरा आप इसको कर सकते हो ऑब्सोलिट, क्या पढ़ते हैं ऑब्सोलिट, ये कर सकते हैं। एक कर सकते हैं आर्केइक, ठीक है ना, एक कर सकते हैं एंशिएंट, या कर सकते हैं आउटमोडेड, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स में आप काउंट कर सकते हो, नोट कर लीजिएगा, आउटडेटेड, एंटिक्वेटेड, ऑब्सोलिट, आर्केइक, एंशिएंट, आउटमोडेड। और स्क्रीनशॉट के लिए आपको पूरा जगह दी गई है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ये इनके सिनोनिम्स हैं, है ना। ओल्ड फैशन्ड भी हो सकता है जो प्रचलन में नहीं है, ओल्ड फैंगल्ड भी हो सकता है, न्यू फैंगल्ड होता है वैसे ओल्ड फैंगल्ड भी हो सकता है, तो आप चाहें तो ओल्ड फैशन्ड भी लिख सकते हैं, ओल्ड फैशन्ड। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो ये सिनोनिम्स हुए किसके, आउटडेटेड के, एक बात। दूसरा यहां पे एक्सपेंड है, तो एक्सपेंड का तो एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, और हमने सब्जेक्ट इसके पीछे जान लिए हैं, पूरी कहानी जान ली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखो, ही फॉलोड दैट अप with invitations to their leaders including Prime Minister Modi to attend the G7 summit in the US later this year। तो ये एक सेंटेंस हुआ, इस सेंटेंस को समझने का प्रयास हम करते हैं। देखो क्या बोलना चाह रहा है, ही किसके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, सब्जेक्ट है, ये यहां पे वर्ब है। फॉलो समथिंग अप, इसको दैट को मैं समथिंग बोल सकता हूं, फॉलो समथिंग अप, दैट की जगह कुछ और भी आ सकता है। फॉलो समथिंग अप का मतलब है जो भी आपके इंटेंशन है उसको पूरा करना चाहते हो तो किस तरीके से आप पूरा करोगे, है ना, वो है फॉलो समथिंग अप। तो ही फॉलोड दैट अप, अब ये दैट किसके लिए है, G7 से G11 की जो इनके एक विचार आया है दिमाग में, इसके लिए दे रखा है फॉलो दैट अप। तो उन्होंने इस काम को करने के लिए क्या किया, विद इन्विटेशन टू देयर लीडर्स, लीडर्स किसके भी, G7 कंट्रीज के लीडर्स, और जो 4 देश और हैं जिनको जोड़ना चाहते हैं उनके लीडर्स, तो इनको इन्विटेशन देकर इस काम को इन्होंने फॉलो अप किया, ठीक है ना। कौन सा काम, कि इनके मन में एक इंटेंशन जाहिर हुआ, इन्होंने एक इंटेंशन जाहिर किया कि मैं चाहता हूं कि G7 को G11 बना दिया जाए, तो इसके लिए इन्होंने क्या काम किया, तो उसके लिए क्या रखा है, फॉलोड समथिंग अप। समझ में आ गया, फॉलो समथिंग अप का मतलब है कोई काम करने के लिए आप कौन सा मार्ग यूज करना चाहते हो, व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू डू, दैट विल बी कॉल्ड फॉलो समथिंग अप। क्या करना चाहोगे, विद इन्विटेशंस टू देयर लीडर्स। तो ये काम इन्होंने स्टार्ट किया इन्विटेशन के साथ, निमंत्रण देकर, किसको, उनके लीडर्स को, किनके लीडर्स को, जो लीडर्स बात कर रहे हैं हम किनकी, जो G7 और G11 की बात कर रहे हैं। अब देयर लीडर्स आ गया क्योंकि प्लूरल आ गया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इसमें शामिल है कौन, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी है, तो इनको शामिल करते हुए, क्योंकि भारत की बात भी है, 4 और देश जो जुड़ने की बात, उसमें इंडिया भी शामिल है, इसलिए यहां पे कहा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर से पहले दे नहीं है क्योंकि मोदी यहां पे दिया हुआ है, अगर ये नाम नहीं होता तो फिर दे लग जाता, ठीक है। ये बताया मैंने पहले के सेशंस में भी कि जो इनकम्बेंट पर्सन होता है, जिस पद पर जो व्यक्ति बना है उसका नाम अगर दे रखा होता है तो फिर हम उसके अंदर दे का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो इनकम्बेंट पर्सन हट जाता है तो फिर आप दे का प्रयोग कर भी सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पे लग जाएगा, कुछ भी दे नहीं लगेगा, अगर मोदी नहीं होता तो यहां पे आता दे प्राइम मिनिस्टर। टू अटेंड द G7 समिट, तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी शामिल है, टू अटेंड द G7 समिट। अब समझ में देखना, इसको कह रहा है कि भाई उन्होंने इस काम को फॉलो अप किया, भी कोई काम इन्होंने करना है तो वो काम करने के लिए स्टेप उठाया कि इनके लीडर्स को इनवाइट किया, उसमें मोदी जी भी शामिल हैं, और किसके लिए इनवाइट किया है, तो ये दे रखा है टू अटेंड द G7 समिट, G7 शिखर वार्ता को अटेंड करने के लिए। समिट का मतलब क्या होता है, शिखर वार्ता, काफी बार सुना होगा आपने, तो ये होता है G7 समिट, G7 शिखर वार्ता को अटेंड करने के लिए। जब भी आप इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ये इन्फिनिटिव है,
2 के साथ में V0, और 2 के साथ में V0 जब यूज करते हैं तो वो एक प्रकार का आपका उद्देश्य बताता है कि इस उद्देश्य के लिए ये काम किया गया है। तो टू अटेंड, इसके लिए आमंत्रित किया गया कि वो G7 समिट अटेंड करें इन द यूएस। कहां पर? यूएस में। लेटर दिस ईयर, इस साल, बाद में, साल तो यही लेकिन कुछ समय के बाद। लेटर जो है इसका ऑपोजिट बनता है अर्लियर, लेटर का ऑपोजिट बनता है अर्लियर, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं और इनका इस्तेमाल होता है किसके लिए? टाइम के लिए। तो टाइम के लिए इनका यूज किया जाता है। दूसरा, यूएस से पहले द है, तो यूएस और यूके से पहले द लगाते हैं। कारण है कि इन देशों के नाम में यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ है, तो जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये बात भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कहानी हमारी कि अगले इस साल कुछ दिनों बाद में G7 समिट होने वाली है और उसमें इन्होंने आमंत्रित किया है G7 और G11 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको। आगे देखिए, द न्यूज वॉज वेलकम्ड बाय मिस्टर मोदी हु कमेंडेड मिस्टर ट्रंप फॉर हिज क्रिएटिव एंड फार साइटेड डिसीजन टू एक्सपेंड द फॉर्मेट ऑफ द ग्रुपिंग टू कीप अप विद द न्यू रियलिटीज ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, द न्यूज। अब ये न्यूज जो शब्द है इसके लिए ध्यान रखिएगा कि न्यूज है उसको हम मानते हैं अनकाउंटेबल। न्यूज कैसा शब्द है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो एक बात आपके दिमाग में स्ट्राइक कर देनी चाहिए कि इससे पहले कभी भी आप आवश्यकता होने पर ए या एन बी नहीं लगा पाएंगे। ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है न्यूज से पहले। द लगा सकते हैं क्योंकि कई बार अनकाउंटेबल नाउन से पहले द लगाते हैं, ये डिनोट करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो जो चीज़ बताई है हमने वो डेफिनेट है। तो ये न्यूज़ कौन सी है? ये न्यूज़ है ऊपर जो हमने बातें करी है वो न्यूज़, ठीक है ना। आप किसी भी नाउन से क्वेश्चन पूछें कौन सा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको आंसर मिलता है तो मानकर चलिए कि वो जो चीज़ है वो डेफिनेट है। तो यहाँ पे न्यूज़ से पूछा कौन सी न्यूज़, तो न्यूज़ ऊपर वाली न्यूज़ जो बातें करी है, G11 कंट्रीज करना है, आमंत्रित किया है, ये न्यूज़। वॉज वेलकम्ड, अब ये सब्जेक्ट हुआ तो इसको देखकर वॉज है, न्यूज़ सिंगुलर है चूंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल चीज़ें जो होती हैं डेफिनेटली यू मस्ट टेक दैम एज सिंगुलर नाउन। इफ दे आर सिंगुलर दैट इज वाई वी हैव यूज्ड हियर वॉज, एंड वॉज वेलकम्ड बिकॉज दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। तो न्यूज का स्वागत किया गया किसके द्वारा? मिस्टर मोदी के द्वारा, ठीक है। तो मिस्टर मोदी वैसे सब्जेक्ट है इसका, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, तो इसको देखकर हमने वर्ब लगाई है। अब मिस्टर मोदी को मैंने हाईलाइट क्यों किया है यहाँ पे? क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग है, तो मिस्टर मोदी यहाँ पे एंटेसिडेंट है, पहले वाले शब्द को रिलेट करते हैं, तो हु का प्रयोग हो रहा है मिस्टर मोदी के लिए। मिस्टर मोदी ने कमेंड किया है, कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, मैं इसके सिनोनिम लिखा दूंगा आपको। तो कमेंड का मतलब आप नोट कर सकते हैं फिलहाल के लिए, प्रशंसा करना। तो मिस्टर मोदी ने यहां पे इनकी प्रशंसा की है, किन की? मिस्टर ट्रंप की। और किसके लिए की है? फॉर हिज क्रिएटिव एंड फार साइटेड डिसीजन। क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक, ठीक है। किसके लिए की है? तो फॉर लगाया है, उनके, ये उनका कौन? ये ही जा रहा है उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उनके क्रिएटिव और फार साइटेड का मतलब दूरदर्शी, फार का मतलब दूर, साइट का मतलब दृष्टि होती है, तो फार साइटेड का मतलब दूरदृष्टि के लिए डिसीजन का निर्णय। तो वो निर्णय जो इनकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, वो निर्णय जो इनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है, इनके लिए मिस्टर मोदी ने मिस्टर ट्रंप की प्रशंसा की। टू एक्सपेंड, अब ये डिसीजन कौन सा है तो दे रखा है टू एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, विस्तार करना। द फॉर्मेट ऑफ द ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का जो एक फॉर्मेट है, G7 कंट्रीज का जो फॉर्मेट है उसका विस्तार करने की जो इनकी योजना है। टू कीप अप विद, और क्यों यहां पे विस्तार करना चाह रहे हैं? टू कीप अप विद। कीप अप विद का मतलब होता है सामंजस्य बनाना, कदम से कदम मिलाकर चलना, ठीक है। जो आवश्यकता है फिलहाल दौर की, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हो, उसके पैरेलल चलते हो, उसको बोलते हैं कीप अप विद। द न्यू रियलिटीज, जो नई वास्तविकताएं हैं, किसकी? पोस्ट कोविड वर्ल्ड की। पोस्ट जहां लगता है उसका मतलब बाद, तो कोविड, चूंकि कोविड-19 से हम सब जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है, तो कोविड जब खत्म हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर उस दुनिया में जब कोविड के बाद की जो दुनिया होगी और नई रियलिटीज आएंगी, तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए उन्होंने इस ग्रुपिंग के फॉर्मेट को जो एक्सपेंड करने की बात इन्होंने की है, इस निर्णय का स्वागत मिस्टर मोदी ने किया है। समझ में आया आपको?
तो मैं रिपीट कर देता हूं, द न्यूज से लेकर यहां तक की कहानी क्या है कि न्यूज का स्वागत किया गया किसके द्वारा, मिस्टर मोदी के द्वारा। हु लगा के बताया कि वो मोदी जिन्होंने यहां पे मिस्टर ट्रंप की प्रशंसा की है, किस लिए की है, उनके क्रिएटिव और फार साइटेड डिसीजन के लिए। डिसीजन कौन सा है, डिसीजन है इस ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग आ रही है G7 के लिए, इसी कारण से यहां पे द का प्रयोग है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि ग्रुपिंग कौन सी है। तो G7 ग्रुपिंग का जो फॉर्मेट है उसका विस्तार करने की जो इनकी योजना है उसकी प्रशंसा की है। और ये ग्रुपिंग को विस्तार क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा, कोविड के बाद की दुनिया होगी, उसकी नई वास्तविकताएं, नई चीजें देखने को मिलेंगी और उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए हमें अपडेट होना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। आप आ जाइए कमेंड में। कमेंड शब्द है, ये वर्ब है, कमेंड वर्ब है और इसके सिनोनिम्स डाल लीजिए आप। इसको आप लिख सकते हैं यूलोजाइज, यूलोजाइज, एक्सटोल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा LAUD लॉर्ड भी कर सकते हैं, प्रेज भी कर सकते हैं, लिख लीजिए। ये सब प्रशंसा करने के सिनोनिम्स हैं, कमेंड के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ये यहां पे यूलोजाइज में ZE भी हो सकता है, आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ZE हो डिक्शनरी में। और इसके अलावा ग्लोरीफाई भी कर सकते हैं आप, ग्लोरीफाई। तो ये सब प्रशंसा करने के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लेंगे आप इनको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में देखिए क्या है। आगे कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया हैव आल्सो वेलकम्ड द इनविटेशन while Russia that lost its membership of the grouping in 2014 over its annexation of Crimea said President Putin would attend if treated as an equal। समझना, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया 4 देशों को मिलाना चाहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, रशिया है, इंडिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, इधर सहमति आई मिस्टर मोदी की तरफ से, मिस्टर मोदी ने ट्रंप की प्रशंसा की। 2 और देश हैं, इन्होंने भी स्वागत किया, है ना। तब 2 देश हैं, ये सब्जेक्ट हुआ और ये सब्जेक्ट है, तो यहां पे वर्ब देखिए दे रखा है प्लूरल, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल है, इस कारण से है। इन्होंने भी स्वागत किया है, किसका, इन्विटेशन का, इस निमंत्रण का, ठीक है। निमंत्रण किस बात का था कि आप G7 कंट्रीज की जो बैठक है, समिट है, उसमें हिस्सा लें, तो इसका स्वागत किया है। जबकि रशिया जो है, वाइल रशिया, तो वाइल का मतलब जबकि रशिया है, दैट लॉस्ट, दैट यहां पे रशिया के लिए आ रहा है, तो रशिया को देखकर यहां पे सब्जेक्ट वर्ब जो है लॉस्ट है। रशिया ने अपनी मेंबरशिप खो दी। G7 कंट्रीज का हिस्सा रहा था, G8 कंट्रीज हुआ करता था, रशिया भी इसका हिस्सा था। रशिया ने अपनी सदस्यता खो दी थी। ये इट्स है, वो रशिया के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हम क्या लगाते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं। तो मेंबरशिप यहां पे नाउन है, और जिन शब्दों के एंड में SHIP लगता है वो जनरली नाउन होते हैं। फ्रीशिप भी होता है ना, जिसको फ्री स्टूडेंटशिप जिसको बोलते हैं, तो वो भी नाउन है। तो रशिया जिसने सदस्यता खो दी ऑफ द ग्रुपिंग, सदस्यता किसकी, इस ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग कौन सी है, G7 जिसको कहते हैं हम। इन 2014, कब की बात है, 2014 में, तो ईयर से पहले इन लगेगा। ओवर इट्स एनेक्सेशन, एनेक्सेशन का मतलब अधिग्रहण होता है। अगर कोई देश दूसरे देश की जमीन को हड़प ले बाई फोर्स, तो उसको एनेक्सेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। क्रीमिया यहां पे जगह का नाम। तो क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद इसको सदस्यता खोनी पड़ी थी, तो उसकी बात कर रहा है। तो रशिया ने कहा, अब समझिए कि रशिया यहां पे सब्जेक्ट था, ये लॉस्ट भी इसी के लिए है और ये भी इसी के लिए है, ठीक है। तो रशिया ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन, अब देखो प्रेसिडेंट के साथ पुतिन जो कि इस पोस्ट पर बने हैं, इस पद पर बने हैं, इस कारण से द नहीं है। पुतिन नहीं होते तो यहां पे द होता। तो राष्ट्रपति पुतिन जो है वुड अटेंड, वो अटेंड करेंगे इफ ट्रीटेड एज एन इक्वल। अब पहली बात तो यहां पे वुड अटेंड क्यों आया, क्योंकि आप देखेंगे स्टेटमेंट जो है पास्ट में है, सेट दे रखा है, इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट पास्ट में है, और पास्ट में है तो इसको फिर इसको पैरेलल करने के लिए चीजों को आपको वुड का प्रयोग करना पड़ेगा, वरना तो विल भी चल जाता। तो वो अटेंड करेंगे इफ ट्रीटेड एज एन इक्वल, लेकिन शर्त क्या है, तभी करेंगे जब इनके साथ भी बराबरी का व्यवहार किया जाए। अगर इनको भी बराबर रखा जाए, बराबरी का व्यवहार किया जाए, तो ही अटेंड करेंगे मीटिंग को, वरना अटेंड नहीं करेंगे। 3 देश यहां पे सहमत हैं, एक देश थोड़ा सा नाराज, क्योंकि 2014 में इनकी सदस्यता हट गई थी। अब ये कहते हैं कि अगर बराबर रूप से इनके साथ ट्रीट किया जाएगा तो फिर ये बिल्कुल यहां पे साथ देंगे, अटेंड करेंगे मीटिंग को। यहां देखो पीछे की बातें बता देता हूं। एक तो आपको देखना है कि जो ईयर दे रखा होता है, कोई भी नेम ऑफ ईयर दे रखा होता है,
उससे पहले हम इन लगा सकते हैं। अब ये नहीं होता कि आप रटे नहीं इस चीज को कि इन ही लगता है फिर और कुछ नहीं लगेगा, कल को प्रिपरेशन और कुछ देख लिया आपने देखा फ्रॉम, तो आप पूछेंगे सर फ्रॉम कैसे आ गया, आपने तो कहा था इन आएगा। तो वो अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर फ्रॉम लगाते हो तो वो शुरुआती बिंदु बताएगा कि भाई यहां से कोई चीज स्टार्ट हुई है तो फ्रॉम लग सकता है। सिंस लग गया, फिर आप पूछोगे सर सिंस कैसे आ गया, तो सिंस इसलिए लगता है जब आपको दे रखा होता है कि उस समय सीमा से लेकर अब तक वो काम कंटिन्यू चल रहा है, परफेक्टिव एस्पेक्ट दे रखा है, तब हम लगाते हैं सिंस, अन्यथा इन लगा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है। जनरल मैं एक व्यू लेकर चलता हूं कि जनरली ऐसा होता है। काफी ज्यादा आप कमेंट करते हैं तो उसमें मैं आंसर नहीं दे पाता खैर व्यस्तता के कारण, लेकिन फिर भी अब बता देता हूं यहां पे कि ऐसा नहीं होता है कि एक चीज फिक्स है और ऐसा ही होगा, उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। रूल्स को रटने की कोशिश ना करें, रूल को समझने की कोशिश करें। तो यहां पे आएगा इन, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद में हमेशा, अब कई बच्चे आप में से जो देख रहे हैं वो शायद ऐसे भी हों कि उनको पता ना हो कि पजेसिव एडजेक्टिव आखिर होता क्या है। तो पजेसिव एडजेक्टिव जो शब्द होते हैं वो माई होता है, आवर होता है, योर होता है, इसके अलावा हिज होगा, इसके अलावा हर होगा, इसके अलावा इट्स होगा और देयर होगा। इन सभी शब्दों को हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद में एक ही शब्द लेता है, वो क्या होता है, नाउन। हमेशा इसके बाद में नाउन, तो इट्स के बाद में मेंबरशिप है, वो नाउन ही है, ये ध्यान रखिएगा। एक बात आपको ऑल्सो का प्रयोग शायद हमने प्रीवियस सेशंस में भी और कल के सेशन में इनफैक्ट मैंने डिस्कस किया था कि ऑल्सो कैसे लगेगा। तो यहां देखेंगे आप, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो मैन वर्ब से पहले ऑल्सो आता। अगर कोई बी का रूप होता इज एम आर वॉज वर, तो इज एम आर वॉज वर के बाद आता। तो ये कुछ ऑल्सो के प्रयोग ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये कुछ खास था इसके अंदर। अगर मैं पूछूं आपसे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इक्वल का, बताएं। देखें कि इक्वल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इक्वल नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, क्या है आखिरकार। तो आप यहां पे बोलेंगे कि ये है नाउन। कैसे है नाउन, क्योंकि एन लगा हुआ है और आर्टिकल के बाद जब एक ही शब्द होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड भी समझ में आपको आ गई होगी। अगले स्लाइड पे प्रवेश करते हैं। मैंने कल ही बताया था कि आप इसको न्यूज़पेपर के रूप में ना लें, आप तो ऐसा समझें कि हम एक स्लाइड पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ छोटा सा लेते हैं पैराग्राफ, उसको समझने का प्रयास करते हैं। न्यूज़पेपर के रूप में लोगे तो चीजें मुश्किल लगेंगी, थोड़ा सा ये चीजें इंसिपिड भी लगेंगी। इंसिपिड का मतलब क्या होता है, अरुचिकर। इनसिपिड का मतलब अनइंटरेस्टिंग, अरुचिकर, ठीक है। आगे देखो, नोटेबल बाई इट्स एब्सेंस इन द प्रपोज्ड ग्रुपिंग इज चाइना। नोटेबल का मतलब महत्वपूर्ण। एक बात बताई थी मैंने कि ABLE से एंड होता है शब्द, वो कहलाता है एडजेक्टिव। कमेंडेबल है ना, अंडरस्टैंडेबल, ऐसे नोटेबल, तो ये एडजेक्टिव है। तो नोटेबल बाई इट्स एब्सेंस, तो मुख्य बात बाई इट्स एब्सेंस, अपनी अनुपस्थिति से, बाई के द्वारा, इट्स एब्सेंस, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। पिछले स्लाइड में बात करके आए हैं, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या लगाते हैं, नाउन, तो एब्सेंस यहां पे नाउन है। तो अपनी अनुपस्थिति से नोटेबल चीज क्या है, इन द प्रपोज्ड ग्रुपिंग, ग्रुपिंग हो गया है नाउन और प्रपोज्ड यहां पे हो गया एडजेक्टिव। और मैं पूछता हूं अगर आपसे कि प्रपोज्ड का प्रकार वैसे कौन सा है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया है, क्योंकि किसी भी वर्ब को अगर आप एडजेक्टिव बनाने का प्रयास करते हो तो वर्ब एडजेक्टिव दो तरीके से बनेगी, या तो ING अपने साथ में लेगी या फिर ED फॉर्म या थर्ड फॉर्म साथ में लेगी। तो प्रपोज का प्रपोज्ड बना है, प्रस्तावित ग्रुपिंग है। प्रस्तावित कौन सी, G11, कि G7 से G11 बना रहे हो, लेकिन चाइना का नाम इसमें नहीं लिया गया। चाइना जो कि बहुत बड़ा देश है और इस यहां पे नाम नहीं लिया गया है, तो ये एक नोटेबल चीज है, महत्वपूर्ण है कि अपनी अनुपस्थिति से जो प्रस्तावित ग्रुपिंग है वो है चाइना। यहां पे नोटेबल क्या है, चाइना है, ठीक है ना। तो नोटेबल है चाइना। अब ये चाइना को देखकर ही इज लग रखा है। अगर यहां चाइना के स्थान पे मैं कहता कि 3-4 और राष्ट्र होते तो फिर यहां पे इज न लग के आर लग जाता, ऐसा भी हो जाता। तो नोटेबल बाई इट्स एब्सेंस इन द प्रपोज्ड ग्रुपिंग, तो इस प्रस्तावित समूह के अंदर जो अनुपस्थिति से नोटेबल है वो चीज क्या है, वो कंट्री कौन सा है, तो वो चाइना है। आगे देखो, अब यहां ऐसे भी कह सकते हो कि नोटेबल को देखकर इज लग रहा है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज क्या है, नोटेबल क्या है, तो वो चाइना है, ऐसे भी कह सकते हो इसको। विच हैड अर्लियर अलॉन्ग विद इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका बीन इनवाइटेड रेगुलरली टू G8 समिट्स एज एन आउटरीच बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड टू द 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज कॉल्ड द G8+5। समझिए, विच चाइना के लिए, हेड अर्लियर, चाइना ने हेड अर्लियर पहले, अर्लियर लेटर का एंटोनिम है बताया था, LATER के एंटोनिम के रूप में क्या लेते हैं, LATER के एंटोनिम के रूप में हम लेते हैं
अर्लियर, ये समय के लिए आता है। तो जिसने पहले अलोंग विद इंडिया, इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इनके साथ 5 देश हो गए हैं, एक चाइना हो गया, एक इंडिया, एक ब्राजील, एक मैक्सिको, एक साउथ अफ्रीका, इनके साथ बीन इनवाइटेड, इसको इनवाइट किया गया था। तो चाइना विच हैड अर्लियर, आप समझने की कोशिश करो, मैं और आसान कर दूं इसको, तो आप इस पार्ट को हटा दो, एक बार थोड़ा समझोगे अगर स्ट्रक्चर को, इस पार्ट को हटा दो और इसको भी हटा दो तो समझ में आपको आएगा, और इसको भी हटा दो तो समझ में आ जाएगा। चाइना हैड बीन इनवाइटेड, समझ में आ गया, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हैड बीन इनवाइटेड पैसिव का स्ट्रक्चर बना दिया। तो ऐसे आप किसी सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़कर उसका स्ट्रक्चर, उसके पीछे की कहानी को समझ सकते हैं। तो कहना क्या चाह रहा है कि चाइना जो है, जिसको पहले भारत, ब्राजील, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के साथ इन्वाइट किया गया था रेगुलरली, नियमित तौर पर, कहां, G8 समिट्स में, G8 की जो शिखर वार्ताएं हुआ करती थी वहां पर चाइना को बुलाया जाता, किसके साथ, इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के साथ। और ये क्या था, ये एक आउटरीच थी। आउटरीच का मतलब क्या होता है आउटरीच का मतलब होता है, आउट का मतलब बाहर, रीच का मतलब पहुंच, एक्सेस करना। तो ये एक प्रकार से डेवलप्ड जो वर्ड है, देखो समझो, आउटरीच किसके द्वारा थी, डेवलप्ड वर्ल्ड के द्वारा। जो विकसित दुनिया या विकसित राष्ट्र थे उनकी ये पहल थी कि वो अपने क्षेत्र से बाहर जाकर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी उन तक जाना चाहते थे, उन तक हेल्प एक्सटेंड करना चाहते थे, वो आउटरीच होता है। आउटरीच का मतलब है आपकी जो बाउंड्री है उससे बाहर जाकर किसी को हेल्प एक्सटेंड करना, हेल्प देना, वो एक प्रकार से आउटरीच कहलाता है। तो ये डेवलप्ड वर्ल्ड के द्वारा जो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं 5 कौन सी, नाम हमने काउंट कर लिए हैं अभी, इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। इमर्जिंग इकोनॉमीज, इकोनॉमीज नाउन है और इमर्जिंग एडजेक्टिव है। अब फिर से वही बात है कि ये एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों है, क्योंकि आईएनजी रूप में आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा, उभरता हुआ। और ब्रैकेट में दिया है कि इसको कहा जाता था G8+5। G8 तो ग्रुपिंग थी ही और 5 ये हो गई हैं इमर्जिंग इकोनॉमी, इसलिए इसको G8+5 कहा जाता था। तो ये कहानी है। इसमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनवाइट अपने साथ में प्रेपोजिशन टू लेता है। इनवाइट के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, ये बात आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवाइट अपने साथ लेगा टू, ठीक है। इनवाइट के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ये बात नोट करिए आप। तो ये आपने समझ लिया होगा, इसमें कुछ खास वैसे और कुछ शायद नहीं होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। अच्छा, इनवाइट में टू तब लगाना है जब इनवाइट कहां पर किया गया, इनवाइटेड टू द पार्टी है ना, इनवाइटेड टू द, ये मीटिंग है, समिट है, इसके लिए कह रखा है। आगे आ जाओ, देखो आगे कहना चाह रहा है कि भाई यूएस चाइना टेंशंस, ये सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली ओवर कोरोना वायरस इश्यूज। तो यूएस चाइना की टेंशन चल रही है, यूएस चाइना तनातनी लगी हुई है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली मतलब विशेषतया ओवर लगता है मुद्दों के लिए। मुद्दा क्या है, कोरोना वायरस इश्यूज। कोरोना वायरस के मुद्दों के चलते दोनों देशों में टेंशंस हैं, और इन टेंशंस ने, ये सब्जेक्ट है तो इसने क्या किया है, क्लियरली प्लेड अ पार्ट इन मिस्टर ट्रम्प्स डिसीजन। इसने एक रोल अदा किया है। क्लियरली यहां पे हुआ एडवर्ब, इसने स्पष्ट रूप से एक पार्ट प्ले किया है, रोल अदा किया है, किस चीज में, मिस्टर ट्रंप के डिसीजन में। मिस्टर ट्रंप का जो ये डिसीजन है कि G11 कर दिया जाए और चाइना को छोड़ दिया जाए, चाइना को इसमें शामिल ना किया जाए, तो ये जो डिसीजन है इसमें इसने एक अहम भूमिका निभाई है। टू लीव चाइनीज प्रेसिडेंट, डिसीजन कौन सा बता रखा है, टू लीव चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफ हिज समिट गेस्ट लिस्ट, कि इन्होंने, ट्रंप ने क्या किया है कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनको ऑफ रखा है। ऑफ का मतलब होता है कनेक्शन कट करना, सेपरेट कर देना, तो इनको ऑफ रखा है लिस्ट से। गेस्ट लिस्ट बनाई, इनको ऑफ रखा मतलब इनको दूर रखा, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि यूएस चाइना टेंशन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां पे निभाई है मिस्टर ट्रंप के डिसीजन में, कि मिस्टर ट्रंप ने अपनी गेस्ट लिस्ट में इनका नाम नहीं रखा, इनको दूर रखा है। और ये इनकी टेंशंस किसके कारण है, तो इन मुद्दों के कारण है। तो ओवर का प्रयोग जो है वो आप किसी मुद्दे के लिए, एक मैटर के चलते, इस मुद्दे के चलते, इसके लिए ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे आ जाइए, आगे दे रखा है व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन even explained that G11 would be a way for the US to bring together its traditional allies to talk about how to deal with the future of China.
व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन, ये हो गया प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता, तो एक व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन का मतलब हो गया यूएस के राष्ट्रपति भवन के एक प्रवक्ता ने। इवन एक्सप्लेन, इवन का मतलब होता है भी, इन्होंने ये भी समझाया, एक्सप्लेन का मतलब समझाना। एक्सप्लेन के लिए बता दूं मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में जो आपसे पूछते हैं वो है एक्सप्लेन से एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग। एक्सप्लेन में आप देखो आई आता है, EXPLAIN, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, जरूर से नोट करिएगा। तो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने ये भी समझाया, ये भी एक्सप्लेन किया कि G11 जो है वुड बी ए वे फॉर द यूएस। G11 यूएस के लिए एक तरीका होगा, ठीक है, यूएस के लिए एक रास्ता होगा। वुड बी इसलिए क्योंकि एक्सप्लेन्ड यहां पे सेकंड फॉर्म है। देखिए आप जब कंजंक्शन से पहले की कहानी को देखेंगे तो आगे की कहानी आपको साफ नजर आएगी कि ऐसी क्यों है। कंजंक्शन से पहले यहां पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, तो मान के चलें कि ये आपको पास्ट में लेकर जाना पड़ेगा, इसी कारण से यहां पे वुड का प्रयोग है, विल का पास्ट हमने किया है। तो इन्होंने कहा है कि G11 जो है वो एक रास्ता होगा, वुड होगा बी, वुड मॉडल है, मॉडल के साथ में V0 लगाते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं, तो एक रास्ता होगा किसके लिए, यूएस के लिए। और रास्ता किस चीज का, टू ब्रिंग टुगेदर इस ट्रेडिशनल अलाइज, ब्रिंग टुगेदर साथ लेकर आने का, ब्रिंग का मतलब लाना, टुगेदर का साथ, किसको साथ लेकर आना, ट्रेडिशनल अलाइज जो इनके पारंपरिक दोस्त हैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक और अलाइज दोस्त, अलाइज जो भी मित्र हैं उनकी बात कर रहा है। ट्रेडिशनल एडजेक्टिव है और शायद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्यों है एडजेक्टिव, क्योंकि हमने कल ही डिस्कस किया था कि जिन शब्दों के एंड में एल होता है वो एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो ट्रेडिशनल में देखो एल है, एडजेक्टिव है। अलाइज का बता दिया मैंने आपको, अलाइज यहां पे नाउन है, ठीक है, नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। टू टॉक अबाउट, हाउ टू डील विद, किसके लिए, बात करने के लिए, किस बारे में, अबाउट लगाया। हाउ टू डील विद की कैसे निपटा जाए या कैसे डील किया जाए विद द फ्यूचर, फ्यूचर को लेकर ऑफ चाइना, चाइना के भविष्य के साथ कैसे डील किया जाए, इसकी बात करने के लिए ये इनका तरीका है कि वो साथ लेकर आना चाहते हैं। तो एक यूएस के व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने यहां तक समझाया कि G11 जो है वो यूएस के लिए एक तरीका होगा कि यूएस चाहता है कि चाइना के भविष्य के साथ डील करने के लिए उनको बातचीत करने के लिए दोस्त चाहिए, और उन्होंने पारंपरिक अलाइज को साथ लेकर आए हैं, ये बातें हैं। अब यहाँ पे डील के साथ में विद, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको नोट कर लेनी चाहिए। डील के साथ में दो तरह के प्रेपोजिशन आप देखते हैं, एक लगता है इन और दूसरा लगता है विद। सो टू टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस आर यूज्ड विद डील। डील इन लगता है जब व्यापार की बात आप करते हो। डील इन कब लगता है, जब आप व्यापार की बात करते हो कि कोई व्यक्ति किस चीज का व्यापार करता है। जैसे ही डील्स इन जेम्स, तो वह हीरे रत्न ज्वारात का व्यापार करता है। ही डील्स इन क्लॉथ्स, तो वह कपड़ों का व्यापारी है। यहां पे लगेगा इन, और डील विद लगेगा निपटना, टैकल करना, हैंडल करना, तो उसके लिए लगेगा विद। तो यहां पे विद है क्योंकि व्यापार की बात नहीं है। आगे देखो, प्रेडिक्टेबली, ये होता है भविष्यवाणी कर सकते हो, ऐसा एक्सपेक्टेडली कह सकते हो, ऐसी आशा है कि बिजिंग हैज लेस्ड आउट एट द G11 आइडिया। तो ऐसा तो पहले से पता था, ये एडवर्ब है, और एक एडवर्ब किसी सेंटेंस को ओपन कर सकता है, याद रखें आप। एडवर्ब जो है वो कहीं पर भी मूव कर जाता है। एडवर्ब किसी की भी विशेषता बता देता है, बहुत सारी विशेषता होता है, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रेपोजिशन की, कंजंक्शन की, सेंटेंस की, है ना। तो ये सेंटेंस की विशेषता है। तो ऐसा तो लग ही रहा था, प्रेडिक्टेबल था, मतलब ये एक कह सकते हो कि ये भविष्यवाणी कर सकते थे आप कि ऐसा तो होना ही था, तो वैसा ही हुआ। ये प्रेडिक्टेबल एडजेक्टिव होता और प्रेडिक्टेबली है तो एडवर्ब है। बीजिंग, ये देश की राजधानी चाइना की, तो चाइना की राजधानी मतलब चाइना से मतलब है। लैश्ड आउट एट, लैश आउट एट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। तो जैसा कि लग रहा था पहले ही, बीजिंग ने यहाँ पे G11 का जो विचार है, अमेरिका के द्वारा जो विचार प्रस्तावित है, उस विचार का यहाँ पे कड़ी आलोचना की है एज वन, और इस रूप में की है। ये एज इस रूप में, वन की एक ऐसा विचार है दैट वुड बी डूम्ड टू फेल, और कहा है कि ये जो विचार है वुड बी डूम्ड टू फेल। डूम्ड टू फेल का मतलब, डूम्ड टू का मतलब होता है डेस्टाइंड होना, डूम्ड टू का मतलब है डेस्टाइंड की, इसका ऐसा ही हश्र होने वाला है। तो चाइना ने कहा कि इसकी तो एक ही अंत है कि ये विचार असफल होकर रहेगा और कुछ संभावना नहीं है। बात समझ में आ गई कि G11 आइडिया जो है उसको इसने लैश आउट किया है और कहा है कि एक ऐसा विचार है जो कि निश्चित रूप से असफल होकर ही रहेगा, डेस्टाइन टू फेल है ये। तो आगे आ जाओ, आगे कहना चाह रहा है द प्रपोज्ड G11 ग्रुपिंग वुड रिकॉग्नाइज इंडियाज प्लेस अमंगस्ट द वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशंस एंड एक्नॉलेज इट्स ग्लोबल वॉइस।
द प्रपोज्ड, प्रस्तावित, G11 ग्रुपिंग तो पता ही है आपको, और ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव और पास्ट कौन सा, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल ईडी फॉर्म। तो प्रस्तावित जो ये गठबंधन, एक समूह है, वुड रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज करेगा, ये पहचानेगा, इंडियाज प्लेस, भारत का स्थान, अमंगस्ट, अमंगस्ट और अमंग ये बता दूंगा मैं आपको। तो अमंगस्ट और अमंग में डिफरेंस क्या है? वैसे मॉडर्न इंग्लिश में दोनों का प्रयोग कैसे भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, लेकिन वैसे आप समझना चाहो तो बता दूंगा मैं। फिलहाल आप कंसंट्रेट करें इस लाइन पर। तो कहना चाहता है कि जो प्रस्तावित जो G11 ग्रुपिंग है वो पहचानेगा भारत का स्थान किसके बीच, विश्व के सबसे धनवान राष्ट्रों के बीच भारत की क्या भूमिका है वो समझ में आएगी। एंड एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, और स्वीकारेगा, कन्फेस करेगा इट्स ग्लोबल वॉइस, इसकी वैश्विक आवाज की भारत का विश्व में क्या एक अहम योगदान है, वो आवाज यहां पे पहचानी जाएगी, भारत की ग्लोबल वॉइस को यहां पे स्वीकारा जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अमंग और अमंगस्ट में डिफरेंस क्या है? वैसे मैंने बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में बोथ कैन बी यूज्ड, है ना, बोथ कैन बी यूज्ड, नो प्रॉब्लम इज देयर, आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है इसमें। वैसे आप देखो तो इसमें ये दे रखा होता है बुक्स में कि अगर आगे दे रखा है, अगर आगे दे रखा है तो दे से पहले दोनों यूज कर सकते हैं, बोथ यूज कर सकते हैं। बोथ मतलब अमंग और अमंगस्ट की बात मैं कर रहा हूं फिलहाल, इन दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके आगे वाउल साउंड दे रखा है, वाउल दे रखा है, कोई वाउल मतलब स्वर ध्वनि का कोई शब्द दे रखा है, तो हम कहते हैं कि अमंगस्ट, अगर दे नहीं है तो। और अगर कंसोनेंट साउंड दे रखा है, कंसोनेंट होने पर आपको क्या लगाना होता है? अमंग। ये डिफरेंस हो सकता है इसका। तो यहां देखेंगे आप तो दे लगा रखा है, दो दे है तो दोनों ही लगा सकते हैं, अमंग लगाओगे तो भी ठीक है, अमंगस्ट लगाओगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर यहां पे दे नहीं होता तो फिर हम देख लेते हैं कि वर्ड है तो वर्ड में वह है जो कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट है तो फिर आप लगाते अमंग, और अगर यहाँ पे वाउल साउंड होता तो फिर हम लगाते अमंगस्ट। तो ये डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दोनों का यूज हो सकता है, कहीं कोई फर्क नहीं है। तो ये समझ में आ गया। तो जो प्रस्तावित जो G11 ग्रुपिंग है वो भारत की यहाँ पे प्लेस को पहचानेगा विश्व के धनवान राष्ट्रों के बीच। और मैंने कहा था कि रिचेस्ट जैसे यहाँ पे डिग्री सुपरलेटिव है, दे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे दे का यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस दे रखा है, दैट इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड एंड वी कैन नॉट ऐड दे बिफोर डिग्री सुपरलेटिव, है ना, अदरवाइज वी कुड हैव यूज्ड हियर। और आगे देखो, हाउएवर द गवर्नमेंट मस्ट वे द बेनिफिट्स, however the government must weigh the benefits proposed along with some of the factors that are still unclear। however का मतलब हालांकि, एडवर्सेटिव कंजंक्शन एडवर्ब की भूमिका में भी होता है ये। तो ये कहता है कि हालांकि मतलब जो ऊपर बातें की है उससे थोड़ा सा अलग बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा, क्योंकि ऊपर हमने जो बातें की है अलग क्यों, क्योंकि हाउएवर का प्रयोग हो गया, थोड़ा सा विरोधाभास लाने के लिए, ट्विस्ट लाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट वे, गवर्नमेंट कौन सी? भारत की बात कर रहा है। भारत जो है मस्ट वे, मस्ट का प्रयोग मॉडल के रूप में तब होता है जब बाध्यता की बात करते हो, अनिवार्यता की बात करते हो, सर्टेनिटी की बात करते हो। तो भारत को निश्चित रूप से यहाँ पे वे का मतलब यहाँ पे है कंसीडर करना, सोच विचार करना, मेजर करना, मापन करना। तो यहाँ पे वे से वेट बन सकता है, वेट का वजन होता है, वे यहाँ पे वर्ब के रूप में है कि सरकार को यहाँ पे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस बारे में? द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स किसके? बेनिफिट्स मतलब लाभ, प्रपोज्ड, वो लाभ जो प्रस्तावित हैं, वो लाभ जो प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में जब देखो नाउन पहले है और एडजेक्टिव बाद में है, तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। क्या नाम दे सकते हैं? पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। जब नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगता है तो उसको पोस्ट पोज्ड कहते हैं, नाउन के पहले लगता है तो उसको एट्रीब्यूटिव कहा जाता है। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट जो है उसको सोचना पड़ेगा कि जो लाभ प्रस्तावित हैं, कि लाभ की जो बातें कर रखी है कि आप इस ग्रुपिंग में आओगे तो लाभ ये होंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अलॉन्ग विद सम ऑफ द फैक्टर्स, किसके साथ साथ? कुछ फैक्टर्स के साथ, वो फैक्टर्स दैट आर स्टिल अनक्लियर, दैट यहाँ पे फैक्टर्स के लिए आ रहा है, वो फैक्टर्स जो अभी भी कैसे हैं? अनक्लियर हैं। स्टिल का मतलब अभी भी। तो जब किसी कंडीशन के जारी रहने का संकेत देते हो आप, तो उसके लिए हम लगाते हैं क्या? स्टिल। तो ये है अभी भी, ठीक है, अभी भी किसी भी कंडीशन के कंटिन्यू रहने का संकेत दिया जाता है इससे। तो दैट से पहले फैक्टर्स है, फैक्टर्स को देखकर आर का प्रयोग है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अलोंग विद की कहानी और समझ लें आप। ये अलोंग विद दे रखा, किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे कि अलोंग और अलोंग विद में डिफरेंस क्या है। यहाँ देखो, वैसे ये होता है कि अलोंग विद दोनों का मतलब पैरेलल होता है, साथ साथ होता है। जैसे मेरा ये हैंड इस हैंड के पैरेलल है तो ये अलोंग विद दिस हैंड। लेकिन दोनों अगर मूविंग हैं, दोनों साथ साथ में चलते हैं, तब तो लगता है अलोंग विद। अगर एक कांस्टेंट है, एक मूविंग है, तो आप लगाएंगे अलोंग। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है? वो फैक्टर जो साथ साथ चलेंगे,
है ना। फैक्टर साथ साथ चलेंगे भी, बेनिफिट है तो कुछ यहाँ पे प्रभावी कारक भी हैं, दोनों मूव करेंगे तो इसलिए कारण से अलोंग विद, अगर एक मूव करेगा एक कांस्टेंट रहेगा तो अलोंग का प्रयोग करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। एज होस्ट, होस्ट का मतलब मेजबान होता है, तो मेजबान के रूप में मिस्टर ट्रंप कैन इनवाइट, मेजबान के रूप में मिस्टर ट्रंप जो है वो इनवाइट कर सकते हैं, कैन इनवाइट, इनवाइट कर सकते हैं। कैन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, कर सकते हैं ऐसा, ये कोई एबिलिटी नहीं है, ये पावर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। जनरली कैन का प्रयोग आप करते हो पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, ठीक है ना, थ्योरेटिकल कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी हो तो उसके लिए। तो ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ये एक संभावना है, लेकिन थ्योरेटिकल एक पॉसिबिलिटी है, सैद्धांतिक संभावना है कि सबको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो इनवाइट कर सकते हैं किसी भी देश को एज अ G7 स्पेशल इन्वाइटी, G7 के एक विशेष इन्वाइटी के रूप में, है ना, G7 के एक विशेष इन्वाइटी के रूप में वो किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इनवाइटी कौन, जो इनवाइट करने वाला व्यक्ति है, तो ये चूंकि विशेष एक होस्ट बने हुए हैं इसलिए किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। आगे देखो, बट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द अदर मेंबर्स, लेकिन चेंजिंग यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है तो मान के चलिए कि ये क्या है, जेरेंड है। मैंने कहा था कि आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट बन सकती है तो उसको आप एक नाम देंगे, क्या, जेरेंड कहेंगे। तो कह रहा है लेकिन चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब कंपोज होने का प्रोसेस किससे मिलकर बना है, घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, लेकिन इसके कंपोजिशन को चेंज करना विल रिक्वायर, उसके लिए जरूरत पड़ेगी, विल रिक्वायर दे रखा है चेंजिंग को देखकर, उसको जरूरत पड़ेगी द अप्रूवल ऑफ द अदर मेंबर्स, अन्य मेंबर्स के अप्रूवल की। लेकिन इसके कंपोजिशन को चेंज करने के लिए अन्य मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, अन्य मेंबर्स की सहमति चाहिएगी। G7 में 7 देश हैं, एक देश थोड़ी ना डिसीजन ले सकता है। कनाडा से पूछना पड़ेगा, जापान से पूछना पड़ेगा, जर्मनी से पूछना पड़ेगा, इटली से पूछना पड़ेगा, यूके से पूछना पड़ेगा, बाकी देश जो फ्रांस है उससे पूछना पड़ेगा, तो 6 और देश भी हैं उनसे पूछना पड़ेगा। कहना ये चाह रहा है ऑलरेडी देयर आर सम कंसर्न्स ओवर रशिया which could derail the entire G11 plan, making any concrete decision by New Delhi on the issue premature. Already पहले से ही there are some concerns, कुछ ऐसी चिंताएं हैं, there से स्टार्ट किया है तो इन्वर्जन है, पहले वर्ब है, और ये some concern सब्जेक्ट है, इसको देखकर यहाँ पे आर का प्रयोग है, कुछ चिंताएं हैं, कंसर्न्स का चिंताएं होती हैं। ओवर रशिया, रशिया को लेकर, रशिया ओवर लगा रखा है मतलब इस मुद्दे को लेकर, तो ये मुद्दा बन गया है। रशिया को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, विच कुड डीरेल, जो क्या कर सकती हैं, विच कुड डीरेल, जो कि डीरेल कर सकती हैं एंटायर G11 प्लान, डीरेल मतलब पटरी से उतारना, असफल कर देना, तो पूरा का पूरा G11 की जो आपकी योजना है उसको ये असफल कर सकती है। मेकिंग एनी कॉन्क्रीट डिसीजन, मेकिंग मतलब बनाते हुए, करते हुए, कॉन्क्रीट का मतलब कोई भी ठोस, डिसीजन निर्णय, न्यू दिल्ली मतलब भारत के द्वारा, ऑन द इश्यू, इस इश्यू को, प्रीमैच्योर अपरिपक्व, भारत को डिसीजन ले लेता है मान लीजिए इसको लेकर, तो इसको ये प्रीमैच्योर सिद्ध कर देगी। अगर रशिया ने अड़ंगा लगाया यहाँ पे, रशिया ने टांग फंसाई यहाँ पे, तो फिर यहाँ G11 प्लान धरा का धरा रह जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो इस इश्यू को प्रीमैच्योर बना देगी। मेकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसा करते हुए तो ये क्या करेगा, ये किसी भी कॉन्क्रीट डिसीजन, कोई भी ठोस, सॉलिड को बोलते हैं कॉन्क्रीट, ये एडजेक्टिव फॉर्म में है यहाँ पे, कोई भी जो सॉलिड डिसीजन है न्यू दिल्ली के द्वारा उसको करार दे देगा कि ये ऑन द इश्यू, इस मुद्दे को लेकर उसको प्रीमैच्योर कर देगा, तो डिसीजन को कर देगा प्रीमैच्योर। अगर G11 में यहाँ पे अड़ंगा फंसाया रशिया ने टांग लगाई तो। आगे देखिए, आगे दे रखा, इट इज अनक्लियर व्हेन द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड गिवन द नवंबर पोल्स इन द यूएस, ऑल्दो मिस्टर ट्रंप हैज इंडिकेटेड दैट ही कुड होल्ड इट क्लोज टू द यूएन जनरल असेंबली सेशन इन सितंबर। इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है इसका, यह अस्पष्ट है, अनक्लियर यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस का, इज लिंकिंग वर्ब है। तो यह अस्पष्ट है व्हेन द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड, कि कब ये शिखर वार्ता वास्तव में आयोजित की जाएगी। विल बी हेल्ड ये आपका पैसिव हो गया है, एक्चुअली यहाँ पे एडवर्ब है। हेल्ड जो है वो होल्ड की थर्ड फॉर्म है, होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्ड सेकंड फॉर्म होती है और हेल्ड थर्ड फॉर्म होती है। तो ये अस्पष्ट है कि ये जो समिट है, ये शिखर वार्ता है, वास्तव में कब आयोजित की जाएगी। गिवन ये देखते हुए, ये कंसिडरिंग, ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है और इसका मतलब कंसिडरिंग है, गिवन कंसिडरिंग,
और ये यहाँ पे वैसे किस भूमिका में है, एक प्रेपोजिशन की भूमिका में है। तो ये देखते हुए कि नवंबर चुनाव है, नवंबर में यूएस के अंदर नवंबर में चुनाव होने वाले राष्ट्रपति, इसको देखते हुए यहाँ पे कब ये शिखर वार्ता आयोजित होगी ये पता नहीं है। ऑल्दो यद्यपि मिस्टर ट्रंप हैज इंडिकेटेड, मिस्टर ट्रंप ने ये संकेत दिया है, तो मिस्टर ट्रंप सब्जेक्ट हुआ, तो इस कारण से हैज इंडिकेटेड वर्ब हुई। दैट की ही यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ कि वो कुड होल्ड, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताने के लिए आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो वो यहां पे आयोजित कर सकते हैं। इट मीटिंग के लिए आ रहा है, समिट के लिए आ रहा है। क्लोज टू मतलब नजदीक, टू द जनरल यूएन जनरल असेंबली सेशन, जो संयुक्त राष्ट्र का आम सभा होती है, आम सभा सत्र होता है सितंबर में, उसके आसपास इसको आयोजित कर सकते हैं, ये संकेत उन्होंने दिया है। ठीक है, इससे आगे देखिए, Despite its border tensions with Beijing, India must also consider its objectives in attending a grouping that appears amid at fueling a new Cold War between the US and China. तो ये कहना चाह रहा है despite its border tensions, despite के साथ में ऑफ नहीं लगता है। despite के बारे में याद रखने योग्य बात ये होती है कि despite can be put equal to in spite of। यहां ऑफ लगेगा, यहां नहीं लगेगा, दोनों का मतलब के बावजूद है। तो अपनी जो बॉर्डर टेंशंस है, सीमा विवाद है विद बीजिंग चाइना के साथ, इट्स यहाँ पे इंडिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अपने सीमा विवाद जो है चाइना के साथ, उसको उसके बावजूद इंडिया मस्ट ऑल्सो कंसिडर, भारत को ये भी जरूर से विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मस्ट आ रहा है क्योंकि ऑब्लिगेशन है, जरूरी है, कंपल्सन है, तो भारत को सोचना पड़ेगा इट्स ऑब्जेक्टिव कि भारत के उद्देश्य क्या है। इट्स फिर से भारत के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये इट्स भी भारत के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य, तो भारत को देखना पड़ेगा कि लक्ष्य क्या है इन अटेंडिंग ए ग्रुपिंग, कि इस ग्रुप में जाने के पीछे लक्ष्य क्या है भारत का। दैट अपीयर्स, दैट यहाँ पे ग्रुपिंग के लिए है, जो कि ऐसा लगता है। एम डेट, जिसका लक्ष्य है, एम में एट लगता है, जिसका लक्ष्य है। फ्यूलिंग, फ्यूलिंग का मतलब एक प्रकार से प्रोवोक करना है ना, स्टिमुलेट करना है, इंसाइट करना है, इंस्टिगेट करना है। फ्यूल ईंधन होता है, ईंधन क्या करता है, आगे बढ़ाता है, इंजन को आगे चलने मदद करता है। तो जिसका लक्ष्य ऐसा लगता है, अपीयर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्रुपिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। तो ये ग्रुपिंग ऐसा लगता है कि इसका लक्ष्य ही ये है बनाने का कि ये एक नया शीत युद्ध भड़का देगी यूएस और चाइना के बीच में। बिटवीन के साथ में कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये कह रहा है कि अपनी ठीक है सीमा विवाद तो है चाइना के साथ, लेकिन भारत को इसके बावजूद भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि इस मीटिंग को अटेंड करें कि नहीं करें, यहाँ इस ग्रुपिंग में जाएं कि नहीं जाएं, इसके लक्ष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स आखिर क्या है। क्योंकि ये जो ग्रुपिंग है वो ऐसा लगता है कि इसका लक्ष्य ही ये बनाने का कि एक नया कोल्ड वॉर का जन्म देगा चाइना और यूएस के बीच। Finally, an evaluation of the G7's effectiveness as a multilateral forum thus far is needed, given deep member differences on issues including climate change, security contributions, Iran, etc. Finally, अंततः adverb है। An evaluation, evaluation noun है, an का प्रयोग है आर्टिकल के बाद जब दे रखा होता है तो an मतलब इसका मतलब ये नाउन ही है। Evaluation का मतलब मूल्यांकन, तो अंततः एक मूल्यांकन किसका, G7 इफेक्टिवनेस की, G7 का प्रभाव कितना है, G7 कितना प्रभावी है, इसके इफेक्टिवनेस का जो मूल्यांकन है एज ए मल्टीलेटरल फोरम। और G7 क्या है, एक मल्टीलेटरल फोरम है। लेटरल जहां लगता है इसका मतलब साइड होता है, पक्ष होता है, तो मल्टी जहां लगता है वहां पे बहुपक्षीय हो गया। तो ये एक बहुपक्षीय मंच है, यहाँ पे G7 कंट्रीज है तो बहुपक्षीय है, एक की दो की बात नहीं है। ये फोरम का मतलब मंच, और फोरम का प्लूरल बनता है फोरा, फोरम का प्लूरल बनता है फोरा। ये उसका हिस्सा है जब नाउन पढ़ते हैं आप और वहां पढ़ते हैं कि यूएम को हटाकर हम कन्वर्ट कर देते हैं ए में, तो फोरा। तो कह रहा है कि अंततः ये एक इवैल्यूएशन है, ये एक जांच है, एक परीक्षण है G7 के प्रभावी होने का, G7 की मल्टीलेटरल फोरम के आधार पर ये प्रभावी है कि नहीं है। दस फार मतलब अब तक, इज नीडेड। तो ये कह रहा है कि ये एक इवैल्यूएशन जो है वो नीडेड है, उसकी जरूरत है। तो एक मूल्यांकन करने की जरूरत है, एक जांच करने की जरूरत है, एक समझने की जरूरत है कि क्या वास्तव में ये मल्टीलेटरल फोरम के आधार पर प्रभावी है। गिवन, ये देखते हुए डीप मेंबर डिफरेंसेस, डीप मतलब गहरे, मेंबर मतलब सदस्य के, डिफरेंसेस मतलब मतभेद। तो गहरे मतभेदों को देखते हुए किन मुद्दों पर, ऑन इश्यूज, कुछ मुद्दों पर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सुरक्षा योगदान, सुरक्षा में पूरे वर्ल्ड वाइड सब देशों की सुरक्षा में क्या क्या योगदान है उसको लेकर, ईरान एक मुद्दा है, एटसेट्रा इत्यादि। तो इन मुद्दों को लेकर जो इसके कंट्रीज हैं
उनमें डीप डिफरेंसेस है, डिफरेंस मतलब मतभेद हैं। फिर कह रहा है इन फ्रांस में लास्ट ईयर पिछले साल द ग्रुपिंग वॉज अनेबल, ये ग्रुपिंग मतलब ये G7 वॉज अनेबल, ये योग्य नहीं बन पाया था, समर्थ नहीं हो पाया था टू इश्यू ए जॉइंट कम्युनिके। कम्युनिके का मतलब प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज कि आपके मीटिंग में क्या क्या हुआ, प्रेस वाले आते हैं पूछते हैं कि आपने क्या डिसाइड किया, मीटिंग किस मुद्दे पर हुई, एजेंडा क्या था, ये सब कुछ। तो ये फ्रांस के अंदर जो पिछले साल मीटिंग हुई थी, ये ग्रुपिंग जो ग्रुप है G7 वो असक्षम रहा था, अनेबल रहा था किस चीज़ में, जॉइंट कम्युनिके रिलीज करने में। एक बात बता दूं मैं आपको, यहां मॉडल भी लग सकता है, बताओ कौन सा लग सकता है। ये वॉज अनेबल टू दे रखा है, इससे कौन सा मॉडल लगाएं कि इन शब्दों की आवश्यकता ना पड़े और मॉडल से हमारा काम चल जाए। तो यहां पे लगा सकते हैं कुड नॉट। क्या लगा सकते हैं? कुड नॉट। तो द ग्रुपिंग कुड नॉट इश्यू सीधा लगा सकते हैं। मॉडल का प्रयोग किस लिए होता है कि आप सेंटेंसेस में शब्दों की बचत कर सकें, आप सेंटेंस में कम शब्दों का इस्तेमाल कर सकें, इसलिए मॉडल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ड्यू टू दिस डिफरेंसेस, इन मतभेदों के कारण। ड्यू टू का मतलब के कारण, तो इन मतभेदों के कारण फ्रांस के अंदर जो ये ग्रुपिंग है ये एक संयुक्त स्तर पे प्रेस रिलीज भी नहीं दे पाई थी कि हम सबके बीच मीटिंग में क्या तय हुआ है। अब फर्स्ट इन इट्स 45 ईयर ओल्ड हिस्ट्री, और ये जो एक घटना घटी थी कि ये एक जॉइंट कम्युनिके रिलीज नहीं कर पाई थी, ये अपने आप में पहला था अपने 45 साल के इतिहास में। ये जो फर्स्ट से पहले ए लग रखा है तो बता रहा है कि फर्स्ट यहां पे क्या है? नाउन। फर्स्ट यहां पे नाउन है, और फर्स्ट से पहले ए तभी लग सकता है जब इसका मतलब है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, दैट हैज नॉट हैपेंड सो फार, ये पहली बार ही हुआ है, नाउन के रूप में है। वैसे फर्स्ट से पहले दे लगता है डिटरमिनर के रूप में जब आता है ये, ठीक है। अब आ जाइए आप रिवीजन पर। डिबिलिटी का मतलब कमजोरी होता है, नोट कर सकते हैं। डिबिलिटी का मतलब है कमजोरी, डिबिलिटी कमजोरी। शोर अप का मतलब है मजबूत करना, शोर अप मजबूत करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले तो आप इसका। हैपलेस का मतलब दुर्भाग्यशाली, जो कि अनफॉर्चुनेट है उसे कहते हैं हैपलेस। बिट्रे का मतलब होता है दिखाना, बिट्रे दिखाना, दिखाना भी होता है, और बिट्रे धोखा देना भी होता है, ठीक है। धोखा देना तो होता ही है, लेकिन यहाँ दिखाना क्योंकि मैंने जो वर्ड्स लिए हैं वहाँ दिखाने का अर्थ देना है। फिकलनेस का मतलब अस्थिरता, फिकलनेस अस्थिरता, बदलता रहता है कंटिन्यू, तो उसको बोलते हैं फिकल। तो डिबिलिटी को जोड़ देंगे आप किससे? डिबिलिटी को फीबलनेस से, कमजोरी। शोर अप को जोड़ देंगे बोल्स्टर से, हैपलेस को जोड़ देंगे हार्ड लक से, बिट्रे का मतलब रिवील, और फिकलनेस का वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो ये आपका सेशन हुआ। आप जरूर से इस सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।